मैंने बेपरवाही से कहा, जो होगा देख लिया जाएगा, ज्यादा खतरा हुआ तो हम गाड़ी की तरफ दौड़ लगा देंगे। हथियारों की वजह से हमारी फूली हुई जेबें दूर से देखी जा सकती थी, मगर हथियारों की मौजूदगी नागुज़िर थी। कोई गड़बड़ होती तो हम 1-2 हवाई फायर करके दुश्मन और उसके महल्लेदारों को खुद से दूर रहने पर मजबूर कर सकते थे। नरेश शर्मा के घर के सामने पहुंचते ही मैं पूरी धीरा दलेरी से दीवार पर चढ़ा और कूदने की बजाय आहिस्तगी से अंदर उतर गया। मुझे डर था कि कूदने की हल्की सी धमक भी करीबी कमरों में सुन ली जाएगी और कोई घर से बाहर निकल आएगा। अंदर कूदने बल्कि उतरने के लिए मैंने ऐसा पुरएतमाद तरीका इख्तियार किया था जैसे घर का कोई फर्द देर से आने की सूरत में अपने बड़ों की बाजपुर से बचने के लिए छुपकर घर में दाखिल होता है। मैंने चंद लम्हों तक इंतजार किया, लेकिन कहीं से कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। यूं महसूस हो रहा था जैसे इस रात मुकद्दर पूरी तरह मेरी यावरी कर रहा था। मुझे अंदाजा था कि आबिद पर एक एक लम्हा भारी गुजर रहा होगा। मैं हाथे की दीवार के साथ बैठे बैठे गेट की तरफ बढ़ने लगा। गेट के सामने नरेश कुमार की गाड़ी खड़ी हुई थी। गाड़ी के पिछले हिस्से और दरवाजे के दरमियान इतनी कम जगह थी कि मेरे अंदाजे के मुताबिक जैली दरवाजे का पट पूरी तरह खोलना मुमकिन नहीं था। इतनी जगह जरूर बन सकती थी कि आने जाने वाले आसानी से दरवाजे से गुजर सके। मकान की अगली दीवार और अहाते के दरमियान चंद फुट का मुख्तसर सा फासला था। गेट के सामने अलबत्ता पोर्च बना हुआ था। इस तरह मकान की दीवार इतनी पीछे चली गई थी कि अंदर गाड़ी पार करने की गुंजाइश निकल आई थी। मकान का रकबा मुख्तसर था, मगर इसे पूरी चाबकदस्ती से इस्तेमाल में लाया गया था। मैं वो जायजा लेता हुआ कार और गेट की दरमियानी जगह में पहुंच गया। यह मेरी छठी हिस्स थी कि वहां पहुंचकर मैंने उठने की कोशिश नहीं की। जैली दरवाजे का कुंडा अंदर से मुकफ्फिल नहीं था। मैंने बैठे बैठे उसे चुपके से उठाकर कोले से सरकाना चाहा, लेकिन जंग की सी आवाज पैदा हुई और मैंने बुखलाकर हाथ नीचे कर लिया। इस बार मेरे कान हर आवाज पर लगे हुए थे। मुझे कुंडा उठाने की वो आवाज बहुत पुरशोर महसूस हुई थी, जो किसी मकीन को होशियार करने के लिए काफी थी, मगर अंदर कोई रद्द-ए-अमल नहीं हुआ। कुंडा जहां था वहीं रुका हुआ था। शायद आईनी पट में कुछ टेढ़ पैदा हो गई थी, जिसकी वजह से रवां होने के बजाय फंसा हुआ था। मैंने मोहतात अंदाज में जोर लगाकर पूरा कुंडा सरका दिया। कुंडा खुलते ही आईनी दस्ता नरमी से नीचे आ गया। मैंने पट के निचले हिस्से में उंगलियां फंसाकर उसे अंदर खींचा। इस बार भी कोई आवाज पैदा नहीं हुई और जैली दरवाजे में खला पड़ने लगा। आबिद अली बाहर बहुत मखदूज पोजीशन में खड़ा हुआ था। मैं घर के अहाते में दाखिल हो चुका था। मेरी तरफ से खामोशी का मतलब यह था कि मुझे किसी रुकावट का सामना नहीं करना पड़ा था। पट खुलते ही आबिद तेजी से आगे आया और दरवाजे से अंदर घुस आया। वो इस कदर घबराया हुआ था कि उसने अंदर आते ही पलटकर एहतियात से पट बंद कर दिया। मैं गाड़ी और गेट की दरमियानी जगह में बैठा हुआ था, जबकि आबिद अली अपने कदमों पर खड़ा हुआ था। अगर घर में कोई होशियार था तो वो गेट लैंप की रोशनी में उसे यकीनन देख चुका था। आबिद अली ने पट बंद करते ही अपनी जेब से पिस्तौल निकाल लिया। मैंने उसकी पिंडली पर हाथ मारकर उसे आगे बढ़ने का इशारा किया। मेरी नीयत उसी की इस खतरे में झोंकने की नहीं थी। मुद्दा सिर्फ यह था कि जो सामने है वही पेशकदमी की इब्तिदा कर डाले। इस वक्त आबिद पूरी तरह चौकन्ना और मुस्तैद था। उसने भी मौका की नजाकत भांप ली थी, पर मेरा इशारा पाकर उसने मेरी तरफ देखने की जरूरत महसूस नहीं की और पुख्ता फ्रेश पर मोहतात कदमों से चलता हुआ गाड़ी के अकब से निकल गया। वो बस एक लम्हे के लिए मुझे नजर आता रहा, फिर गाड़ी की ओट में गायब हो गया। आबिद की पेशकदमी का कोई वाज़ेह नतीजा सामने आने तक मेरा अपनी जगह से उठना मुनासिब नहीं था। मैं इसरारी तौर पर अपनी हथेलियां फर्श पर टिकाकर सजदे की हालत में नीचे झुकता चला गया। मेरी वो तरकीब कार कर रही। गाड़ी के नीचे से मुझे आबिद के बढ़ते हुए मोहतात कदम साफ नजर आ रहे थे। इससे आगे मकान के दाखिली दरवाजे का निचला हिस्सा भी नजर आ रहा था, जो बंद था। आबिद अली के बढ़ते हुए कदम बंद दरवाजे के पास रुक गए। शायद वो दरवाजे के हैंडल पर तबाह आजमाई कर रहा था। मैं सांस रोके नतीजे का इंतजार करता रहा। आबिद की कामयाबी की सूरत में मुझे दरवाजा अपनी जगह से हिलता हुआ नजर आ जाता। कई लम्हे गुजर गए, मगर कुछ न हुआ। फिर अचानक ही दरवाजे का पट एक झटके से अंदर की तरफ खुलता चला गया। दरवाजे की जगह नमूदार होने वाले खला में मुझे 2 नंगे मर्दाना पांव नजर आ रहे थे, जिनके ऊपर सफेद और नीले रंग की धारियों वाला ढीला ढाला पाजामा झुल रहा था। हैंड्स अप। दरवाजा खुलते ही मेरे कानों में तेज और तहक्कुम अमेज आवाज आई। हरकत की तो गोली मार दूंगा। वो आवाज 100% नरेश शर्मा की थी और नशे या नींद के खुमार से बोझल सी थी। मुझे अपनी कमीनगाह से इन दोनों की पिंडलियों का कुछ हिस्सा नजर आ रहा था। इसके ऊपर क्या हो रहा था वो मेरे इल्म में नहीं था। गैर मुतवक्का तौर पर नरेश की आवाज सुनकर मेरे बदन में च्यूंटियां सी रेंगने लगी थी। यह बहुत बुरा हुआ था कि आबिद अली रंगे हाथों धर लिया गया था। इसकी नाकाम कोशिशों के बाद घर का दरवाजा यूं अचानक खोला गया था
कि इसे अपने पिस्तौल से कोई फायदा उठाने का मौका नहीं मिल सका था। तुम सादतमंद चोर मालूम होती हो। इस बार नरेश शर्मा की इस्तजाइया आवाज उभरी। शराफत से अपना पिस्तौल मुझे दे दो। तुम्हारी जेबें भी भारी हैं, मालूम होता है कि इनमें हथियार या नकब जनी के हालात भरे हुए हैं। आज तुमको सब खाया पिया याद आ जाएगा। नरेश शर्मा नंगे पांव अपनी जगह से आगे बढ़ा। दोनों हरीफों का दरमियानी फासला कम होने लगा। शायद नरेश शर्मा बढ़कर आबिद अली से पिस्तौल लेने का इरादा रखता था। इस वक्त तक उसने नरेश के जवाब में एक लफ्ज भी नहीं कहा था। वो जिस हालत में पकड़ा गया था, इस हालत में उसके पास अपने दिफा में कहने के लिए कुछ भी नहीं रहा था। मुसल्ला हालत में किसी अजनबी के घर में घुसने की कोशिश करने वाला अपने जुर्म का एतराफ करने के सिवा कह भी क्या सकता था। आबिद अली से उसका भरा हुआ खुदकार पिस्तौल लेने के बाद नरेश शर्मा उल्टे कदमों पीछे लौट गया, क्योंकि कदमों का दरमियानी फासला इस बार खासा बढ़ गया था। अब हाथ गिराए बगैर अंदर आओ और पैर से दरवाजा बंद कर दो। नरेश ने अगला हुक्म जारी किया। मैं इसका एक एक लफ्ज सुन रहा था। अपने चोर को रंगे हाथों पकड़ लेने पर वो बहुत ज्यादा पुरएतमाद नजर आ रहा था। यह हैरत की बात थी कि उसने आबिद अली के अंदर आने के तरीके के बारे में सोचने की जहमत नहीं की थी। मुझे पूरा यकीन था कि मेरी इब्तदाई कोशिशों के नतीजे में पैदा होने वाली आईनी आवाज ने नरेश को अपने दरवाजे की तरफ मुतवज्जा किया था और वो किसी तारीख खिड़की के पीछे से आबिद अली को अपने घर में घुसते देखता रहा। उसने ये गौर नहीं किया कि जैली दरवाजे में कोई हजमी कुफल नहीं था जिसे बाहर से खोला जा सके। इस पट का कुंडा अंदर से खोला गया था। अगर नरेश शर्मा ने इसे दरवाजे से अंदर आते हुए देखा था तो इसके लिए ये जानना जरूरी हो जाता था कि अंदर से कुंडा किसने खोला था। वो नुक्ता वाज़े तौर पर आबिद अली के किसी साथी की निशानदही करता जो इस वक्त भी घर में मौजूद था। नरेश शर्मा आबिद अली को घेर कर मुतमईन हो गया था। इसका मतलब यह था कि उसने पूरी वारदात अपनी आंखों से नहीं देखी थी। फाटक पर पैदा होने वाली आवाज पर वो चौंका और कोई आतशी हथियार लेकर अपने सदर दरवाजे के पीछे जम गया ताकि आने वाले का इस्तकबाल कर सके। वो इतना गाउदी नहीं था कि सब कुछ देख लेने के बावजूद दूसरे आदमी की मौजूदगी के खतरे को नजरअंदाज कर देता। आबिद अली के कदम बढ़ने लगे। वो दरवाजे से गुजर गया। शायद वो भी यही सोच रहा था कि उसके पकड़े जाने के बावजूद मैं महफूज था। जब तक हम दोनों में से एक भी बचा हुआ था, दूसरे को मायूस होने की जरूरत नहीं थी। गुलू खलासी की कोई ना कोई सूरत पैदा हो सकती थी। आबिद अली ने अंदर पहुंचने के बाद अपनी एड़ी से दरवाजा बंद कर दिया। वो मंजर निगाहों से ओझल होते ही मैंने बर्क रफ्तारी से अपनी जगह छोड़ी और पंजों के बल तकरीबन दौड़ता हुआ उस बंद दरवाजे के सामने पहुंच गया जो बंद हो चुका था। वहां रुककर मैंने लम्हे भर के लिए अंदर के मंजर के बारे में सोचा और फौरी मुदाखलत का फैसला कर लिया। देर होने की सूरत में नरेश शर्मा को अपनी पोजीशन मुस्तहकम करने का मौका मिल जाता और वहां एक बड़ा तसादुम नागुज़ीर हो जाता। मैं दरवाजे के हैंडल को घुमाकर जरा सा जोर दिया और चौबी पट कोई आवाज पैदा किए बगैर अंदर खुलता चला गया। अंदर का मंजर बदल चुका था। आबिद अली मकान के अंदरूनी हिस्से में मेरी तरफ मुंह किए खड़ा था। नरेश शर्मा उसकी ओर दरवाजे के दरमियान हायल था। इसकी पुश्त मेरी तरफ थी। मैं अंदर घुसा ही था कि नरेश शर्मा बहुत तेजी से मेरी तरफ घूम गया। दरवाजा खुलने से आवाज हुई थी, न मैंने कोई आहट पैदा की थी। शायद पुश्त से बाहर की ताज़ा हवा के आने वाले झोंके ने नरेश शर्मा को खतरे से खबरदार कर दिया था। वो अपने रिवाल्वर समेत मेरी तरफ पलटा था। शायद वो फायर भी कर डालता, लेकिन बदकिस्मती उसके सर पर मंडला रही थी। मुझे पहचान कर उसकी आंखों में हैरत और बेएतबारी उमड़ आई। मजर, उसके होंठों से तहय्युर ज़दा आवाज निकली। उसकी पल भर की वो झिझक उसके लिए शिकस्त का पैगाम बन गई। आबिद अली को मोहलत मिल गई थी। वो अपनी जगह से जस्त करके किसी उकाब की तरह उस पर टूट पड़ा और उसके पूरे वजूद को अपने मजबूत तवाना बाजुओं की गिरफ्त में दबोच लिया। नरेश का रिवाल्वर वाला उठा हुआ हाथ मजहूल होकर उसके पहलू में झूल गया। मुझसे आवाज ना निकालना, मैंने नीची आवाज में धमकी दी। तुम्हारी बीवी, बेटे और मुलाजमों में से जो भी इधर आया बेमौत मारा जाएगा। इस वक्त हमारे 5 आदमी तुम्हारे अहाते में मौजूद हैं और मैं तुमसे फिल्म का सौदा करने यहाँ आया हूँ। इसे खामोश रखने के लिए वो सब कहना जरूरी था। मेरी जुबान से नाम निहाद फिल्म का जिक्र सुनकर उसे ये खुशफहमी हो सकती थी इस पुराने झगड़े में उसकी जान के ज़िया का कोई खतरा नहीं था। जो कुछ होना था जुबानी कलामी तौर पर होना था। नरेश इस वक्त बिल्कुल बेबस हो चुका था। उसने मकारी से काम लेते हुए अपना रिवाल्वर कालीन पर छोड़ दिया। यह हमारी खुशबख्ती थी कि इस झटके से गोली नहीं चली, वरना सारा खेल बिगड़ जाता। आबिद अली ने उसका दाहिना हाथ मरोड़कर पुश से लगाया और उसके शर्ट की जेब से अपना पिस्तौल निकालकर उसे आगे धकेल दिया। अब बताओ कि तुम मेरी कैसी मिजाज पुरसी का इरादा कर चुके थे? तुम चुप रहो, नरेश शर्मा ने खफकी से कहा। यह हमारा आपस का मामला है। मजर के सामने आने के बाद सूरत हाल बदल चुकी है। अब मुझे तुमसे कोई सरोकार नहीं रहा।
यहाँ खड़े रहने के बजाय अपने ख्वाबगाह में चलो। ये बात है सुकून से वहाँ बैठ कर होंगी। वहाँ मेरी बीवी सो रही है, मैं उसकी नींद खराब नहीं करूँगा। आओ ड्राइंग रूम में बैठते हैं। वो चलने से पहले अपना रिवॉल्वर उठाने के लिए झुका तो आबिद ने ललकार कर उसे रोक दिया। नरेश शर्मा जेरे लब कुछ बुड़बुड़ाता हुआ एक तरफ बढ़ गया। आबिद ने उसके रिवॉल्वर पर कब्जा कर लिया। इस ससना में मैं अंदर आकर दरवाजा बंद कर चुका था। हम दोनों नरेश के पीछे उसके ड्राइंग रूम में पहुंच गए। नरेश शर्मा हमसे पहले एक सोफे पर आराम से फैल कर बैठ चुका था। उसने हमें भी बैठने की पेशकश की। आबिद सामने चला गया। मैंने दानिस्ता नरेश के बाएं हाथ वाला सोफा संभाल लिया। तुम उस फिल्म के लिए इतने परेशान क्यों हो? मैं सोच भी नहीं सकता था कि इसके लिए तुम मेरे घर तक आने की हिम्मत करोगे, नरेश ने मुरब्बियाना अंदाज में कहा। फिल्म की वापसी जरूरी है क्योंकि इसके जरिए मेरी शनाख्त हो सकती है। मैं इसे पसंद नहीं करता, मैंने संजीदगी से कहा। वो फीके और बेजान अंदाज में हंस दिया। ऐसी बड़ी बड़ी बातें ना करो, मैं तुम्हें अच्छी तरह समझ चुका हूं। तुम गजाला से बहुत डरते हो। तुमको मालूम है कि डैनी की कोई तस्वीर तुम्हारे रिकॉर्ड में नहीं है। मैं इस फिल्म को तुम्हारे रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनने दूंगा। डैनी? उसने हैरत से कहा। इस वक्त उसका जिक्र कहां से निकल आया? तुम अपनी बात करो। वह फिल्म इसलिए अहम है कि मैं ही डैनी हूं। सर्द लहजे में ये इंकिशाफ करते हुए मैंने अपनी जेब से बीम गन निकाल ली। ओह! उसके होंठ सुकड़ कर आंखों में बेएतबारी से समेट आई। मुझे आज सुबह तक शुबा था कि तुम वो नहीं हो जो बनने की कोशिश कर रहे हो, मगर अंकल ने मेरी बात सख्ती से मुस्तरद कर दी। तुम डैनी हो तो फिर गजाला के हाथों मुरलीधर के पिटने का मुअम्मा भी हल हो गया। मैं हैरान था कि काम औरत फ्लाइंग की कैसे लगा सकती है। फिल्म है, मैं फिल्म के बारे में पूछ रहा था, मैंने उसे घूरते हुए सख्ती से कहा। मैं इस पर ज्यादा वक्त बर्बाद करने के मूड में नहीं था। वो अपनी जगह संभल कर बैठ गया। शायद तुम यकीन न करो लेकिन उस फिल्म का कोई वजूद नहीं है। वो मेरे दफ्तर की आग में नागर के साथ जल गई थी। फिल्म के बारे में उसने पहली बार सच बोला था। इससे मजीद गुफ्तगू बेसूद थी। मैंने सरसरी अंदाज में बीम गन का रुख उसकी तरफ कर दिया। बन्नाल वाला ये कौन सा हथियार है? इसका रुख मेरी तरफ से हटा लो, उसने घबराए हुए लहजे में कहा। मैंने उसके बाएं पहलू का निशाना लेकर बीम गन का ट्रैगर दबा दिया। नीलगोशवाओं की पतली सी धार फिजा में तैरती हुई नरेश शर्मा की जिल्द, पसलियों और दिल को चीरती हुई निकल गई। वो जिस हालत में बैठा हुआ था उसी हालत में बैठा रह गया। आखिरी लम्हों की घबराहट उसके चेहरे पर मुंजमंद होकर रह गई थी। तुमने इस पर अपना बहुत कीमती वार जाया किया। यह हरामजादा ऐसी सहल मौत का मुस्तहिक नहीं था, आबिद अली ने अफसुर्दगी से कहा। शोर शराबे और वक्त के ज़िया से बचने के लिए ऐसा करना जरूरी था। मेरा वालों से उकता गया हूं, यहां से जल्द अज जल्द निकलना चाहता था। मैंने अपनी जगह छोड़ दी। आबिद अली ने ड्राइंग रूम की सारी रोशनियां गुल कर दी। नरेश शर्मा की लाश को अंधेरे में छोड़कर हम दोनों बाहर आ गए। अनिल बिस्वास के मुकाबले में नरेश शर्मा के घर का माहौल मुख्तलिफ था। मुझे तवक्का थी कि इसके घर वालों या मुलाजमीन में से कोई भी सुबह का उजाला फैलने से पहले बेदार नहीं होगा, मगर हम इस सिलसिले में कोई खतरा मोल नहीं ले सकते थे। मिशन शुरू करने से पहले हमें यह खौफ लाहक था कि अनिल की मौत की खबर जरा सी देर में फैल जाएगी। वो काम पूरा हुआ तो हमें इस तरफ से सुबह तक के लिए बेफिक्री होगी। मैं इस बात को यकीनी बनाना चाहता था कि नरेश शर्मा की मौत की खबर भी हमारे अमृतसर के लिए रवानगी तक दबी रहे। नरेश की ख्वाबगाह का दरवाज़ा खुला हुआ था। इसकी बीवी बेहिजाबी में अपने बिस्तर पर सो रही थी। वो बिलाशुबा बहुत खूबसूरत और मुतनासिबुल आज़ा औरत थी। उसे देखकर यह अंदाज़ा लगाना दुश्वार था कि वो एक जवान बेटे की माँ होगी। वो सोई तो नरेश की बीवी थी। बेदार होने पर यह इंकिशाफ उसके लिए दिलदोज होता कि वो बेवा हो चुकी थी, मगर वो मुकद्दरात थे जो अटल होते हैं। नरेश ने मेरे और गजाला के साथ मुखासमाना और हद तक कमेज रवैया इख्तियार करके खुद को इस अंजाम का सजावार बनाया था। आबिद अली की ख्वाहिश पर मैंने अंगूठी अपनी उंगली से उतार कर उसे दे दी। उसे अंगूठी उंगली में पहने बगैर इसका नगीना नरेश की बीवी के बाजू पर रखकर दबाया और इस औरत का बदन फड़कते ही उसने अंगूठी उठा ली। इस औरत की नींद कम से कम 4 घंटों के लिए गहरी हो चुकी थी। वाकई ये नायाब अंगूठी है, उसने अंगूठी की बनावट का जायजा लेते हुए कहा। आइडिया मिल गया है, मैं बात करूंगा, शायद ये अंगूठियां बनवाई जा सकें। मैं गैर यकीनी हालात से नागुजर रहा होता तो ये अंगूठी इसी वक्त तुम्हारी नजर कर देता। पता नहीं मुझे कब और कहाँ इसकी जरूरत पड़ जाए। मेरा यह मतलब नहीं था। उसने बौखला कर अंगूठी फौरन मुझे लौटा दी। हर अच्छी चीज की तारीफ का यह मतलब नहीं होता कि वो मांगी जा रही है। अभी ऊपर 4 शिकार और बाकी हैं, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। चाहो तो इन पर आजमाने के बाद मुझे वापस दे देना। हाँ, उसने अस्बात में सर हिलाते हुए अंगूठी वापस ले ली। इसका इस्तेमाल मेरे लिए एक सनसनीखेज तजर्बा है। जब तक नरेश शर्मा जिंदा था मैं शदीद ज़हनी दबाव का शिकार था। इस कबीज़ ने इन वक्त पर आबिद अली को रंगे हाथों पकड़कर मुझे मजीद ज़हनी अजियत में मुब्तला कर दिया था।
इसके कत्ल के बाद मैं खुद को बिल्कुल हल्का और तरोताज़ा महसूस कर रहा था। ये मालूम नहीं हो रहा था कि इस छत के नीचे मेरा एक मकतूल भी मौजूद था। आबिद अली की बातों से भी ऐसा ही जाहिर हो रहा था। वो दिल्ली में हमारी आखिरी और बेहतरीन रात थी। मैंने जलाल के दिए हुए हदफ से कहीं ज्यादा मकासद हासिल कर लिए थे। नरेश शर्मा के कत्ल में बीम गन के इस्तेमाल के सिवा मैंने कहीं ऐसा कोई सबूत नहीं छोड़ा था जिसकी बिना पर वो वाकयात मेरी जात से मंसूब किए जा सके। यह और बात थी कि अनिल और नरेश के जानिशी महज मेरी भारत से रवानगी की बिना पर इन दोनों का खून मेरे खाते में डाल देते। इनकी वो सारी कार्रवाइयां मजहर खान के नाम पर होती। इन दिल्ली में मेरी यानी डैनी की मौजूदगी का सुराग इस सूरत में मिल सकता था जब उनके माहिरीन नरेश शर्मा के दिल पर बीम गन के मोहलक वार का फैसला सादर करने में कामयाब हो जाते। हर दो सूरतों में मेरी सेहत और सलामती पर कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि इन फैसलों से बहुत पहले मैं पाकिस्तान की आज़ाद फिजाओं में पहुंच चुका होता। नरेश शर्मा ने ऊपर की मंजिल पर बहुत करीने से 4 कमरे बनवाए थे। इनमें सबसे कुशादा और आरास्ता कमरा उसके बेटे के इस्तेमाल में था, जो इस वक्त वहां गहरी नींद सोया हुआ था। इस लड़के की उम्र किसी तरह 18-20 साल से ज्यादा नहीं थी। इसकी मां की तरह मुझे उस पर भी मलाल हुआ कि वो अपने बाप की नापाक हरकतों की वजह से कम उम्री ही में यतीम हो चुका था। वो आलमी और इलाकाई रकाबतों का भयानक खेल था जिसमें इनफरादी जज्बों और हमदर्दियों की कोई गुंजाइश नहीं थी। जिसको जहां मौका मिलता था वो अपने हरीफ को पीस डालने पर तुल जाता था। आबिद अली ने उस लड़के के बाद तीनों मुलाजमों की नींद को भी गहरी बेहोशी में बदल दिया। नरेश शर्मा का नाम अमल की दुनिया से निकलकर एक भूला हुआ ख्वाब बन चुका था। अय्याशी, मक्कारी, आवारगी और बेगैरती का वो सदाबहार पैकर अपने दिन पूरे कर चुका था। उसके घर में हमारा कोई काम बाकी नहीं रहा था। हम वहां से वापस चलती है। आबिद का इब्तदाई अंदाजा ये था कि हमें करोल बाग में बदतरीन मार्के पेश आने वाले थे जिनमें हमारा नुकसान भी हो सकता था। इन दोनों मार्कों से निमटने के बाद शायद हमें अफरा तफरी के आलम में एयरपोर्ट की तरफ भागना पड़ता। इसकी तैयारियों में ऐसे इम्कानात को मलहूज रखा गया था, लेकिन नताइज इसकी बल्कि मेरी तौक़ात के भी बरअक्स निकले थे। हर काम खुश असलूबी से पाया तकमील तक पहुंचाया जा चुका था। हमारे पास काफ़ी वक्त था। यह ज़रूरी नहीं था कि हम दोनों को एक जलूस की सूरत में एयरपोर्ट पहुंचाया जाए। इस बारे में आबिद ने मेरी राय तलब की तो मैं पूरी तरह उसका हम ख्याल था। उसने करोल बाग से निकलने के बाद गाड़ी एक ऐसे रास्ते पर डाल दी जहां हमें रुक कर सामान और सवारियों में रद्दोबदल करने का मौका मिल सकता था। इस वक्त सुबह के 3:45 बजने का अमल था। शहर की सारी सड़कें तकरीबन वीरान और सूनी पड़ी हुई थी। आबादी से बाहर वाक़ सड़क पर कुछ दूर निकलने के बाद आबिद अली ने अपनी गाड़ी रोककर इंजन बंद किया और फिर गाड़ी का बोनट ऊपर उठा दिया। चंद मिनट बाद दूसरी गाड़ी भी जरा दूर आकर रुकी तो आबिद ने इशारा देकर उसे करीब बुला लिया। गाड़ी का बोनट देखकर वो तीनों ये समझे कि आबिद की गाड़ी में कोई खराबी आ गई थी। गाड़ी ठीक है और इससे भी बड़ी खुशखबरी ये है कि आज के दोनों मिशन मुकम्मल कामयाबी से हमकिनार हुए हैं। आबिद ने उन्हें बताया। वो दोनों बहुत आसानी से मार खा गए? गजाला ने हैरत से कहा। मुझे तो हर लम्हा पुरशोर तसादुम का थड़का लगा हुआ था। किस्मत हम दोनों का साथ दे रही थी।